नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द बुलेटिन। आज हम बात करेंगे अब तक की बहुत इंटेंस, बहुत पुरानी राइवलरी, यूएस वर्सेस ईरान। वैसे पता है, यूएस और ईरान कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लाइफ का वो रूल जियोपॉलिटिक्स में भी अप्लाई होता है कि कभी रहे अच्छे दोस्त ही खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। तो आज हम इस स्टोरी को बिगिनिंग से एंड तक समझेंगे, व्हाट, वेयर एंड हाउ। सो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट। अब बिना टाइम वेस्ट किए एकदम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। सो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ईरान और अमेरिका दुश्मन नहीं थे। ईरान अमेरिका का दुश्मन नहीं था और उस समय ईरान को ईरान नहीं, पर्शिया के नाम से जाना जाता था। पर्शिया एंशिएंट, कल्चर्ड और रिस्पेक्टेड। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में या ऐसे भी पर्शियन हिस्ट्री बहुत रिच रही है। पर्शियन लैंग्वेज बहुत मेजर बुक्स का कोर लैंग्वेज भी रहा है। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आज वॉर की बातें आम हो गई, डेकेड से सैंक्शंस चले आ रहे हैं और भरोसा तो पूरी तरह से टूट चुका है। अब दुश्मनी समझने से पहले हिस्ट्री समझिए। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, पावर, बिट्रेयल, ये पूरी एक वेल निटेड स्टोरी है। कमिंग टू चैप्टर 1, ईरान कोई नई कंट्री नहीं है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। यहां मैंने कंटिन्यूअस इसलिए कहा क्योंकि जब कई कंट्रीज बनी भी नहीं थी तब पर्शिया के पास ऑलरेडी एम्पायर्स थे, लॉज थे, डिप्लोमेसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था। इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स को जो आज सुपर पावर के सारे तरीके सिर्फ ईरान पे ही नहीं पूरी दुनिया पे यूज कर रहा है, तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और ये बात यहां इसलिए मैटर करती है क्योंकि ईरान खुद को रीजनल प्लेयर नहीं मानता। लाइक इवन व्हेन ग्रीक्स रूल्ड, अरब्स रूल्ड, मंगोल्स अटैक्ड, पर्शिया सर्वाइव्ड। सो इसलिए ईरान खुद को सिविलाइजेशनल स्टेट समझता है और यही सेल्फ इमेज आज ईरानियन फॉरेन पॉलिसी को शेप भी करती है। अब इतना तो रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि आखिर इतने ईगो क्लैशेस कैसे हो रहे हैं ईरान और यूएस के बीच, राइट? एक ऑलरेडी स्टैब्लिश सुपर पावर और एक सिविलाइजेशनल पावर समझ रहा है खुद को, है ना, हिस्टोरिकल लेगेसी लेकर आ रहा है, राइट? अब आते हैं चैप्टर 2 पे, 1940 टू 1953। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस मिडिल ईस्ट में ग्लोबल पावर के जैसे, एक विनर के जैसे एंटर करता है। ईरान तब यूएस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नंबर 1 सोवियत यूनियन के बिल्कुल पास था, 2 ईरान के पास ऑयल था, 3 यूरोप और एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। और इन सब रीजन के वजह से ही यूएस ने ईरान के मोनार्क मोहम्मद रेजा पहलवी को सपोर्ट किया था। रेजा पहलवी पे एक सेपरेट शॉट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, यू मे वॉच इट फॉर रेफरेंस। अब इस स्टेज पर ईरान क्यों जरूरी था यूएस के लिए, वी गॉट इट। लेकिन यूएस से ईरान को क्या फायदा था? ईरान उस टाइम ब्रिटेन और रशिया के इन्फ्लुएंस से परेशान था। यूएस उनके लिए एक काउंटर वेट था, मतलब तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। ये दोस्ती थी बट बराबर वाली नहीं। जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती में दोनों तरफ को फायदा हो तभी दोस्ती कहलाती है, ये वो वाली दोस्ती नहीं थी यहां पर। यूएस के लिए ईरान एक स्टेबल एलाई था। दिस वाज नॉट हॉस्टिलिटी, ओके, दिस वाज पार्टनरशिप। सो हिस्ट्री सॉर्टेड, फ्रेंडशिप सॉर्टेड। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, जहां प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। 1953 जो ओरिजिनल घाव है ना इन दोनों के बीच, वो तो ईरान में आते हैं। ईरान में आते हैं पावर में मोहम्मद मोजदेक। प्लीज नोट, मोहम्मद मोजदेक प्राइम मिनिस्टर बने जब शाह ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे। सो शाह स्टेप्ड बैक, नॉट डाउन, राइट? मोजदेक वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड मोहम्मद में लिए थे एक रैडिकल या रेवोल्यूशनरी स्टेप कह सकते हैं। Why am I calling it revolutionary? I must explain that, no? Because मोज़देक ने ईरान का ऑयल ब्रिटिश कंपनी से वापस ले लिया था। पहले ऑयल ईरानियन लैंड का था लेकिन प्रॉफिट ब्रिटेन को जाता था। सो ही नेशनलाइज्ड ईरान्स ऑयल, मतलब ऑयल ईरान का, प्रॉफिट ईरान का और कंट्रोल भी ईरान का। ऑयल का ही खेल था तब, और आज ऑयल कम बाकी गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, इन सब का इकट्ठा खेल है। तो ईरानियंस के लिए ये डिसीजन कि ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये उनके लिए सॉवरेनिटी, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस सब था। जाहिर सी बात है ना कि ब्रिटेन और यूएस के लिए दिस मेंट लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डेंजरस एग्जाम्पल ऑल्सो, कि पता नहीं आज ये हो रहा है, आगे पता नहीं क्या हो जाए। सो इसी वजह से 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान में कूप करवा दिया एंड मोज़देक वाज रिमूव्ड। आपको लग रहा होगा कि ईरानियंस है वहां, फिर कूप अमेरिका और यूके कैसे करवा रहे हैं? वो ऐसे कि भले कॉमन ईरानियंस मोज़देक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो कुछ पावरफुल लोग जो हर जगह रहते हैं ना, वो यहां भी थे। So some powerful groups inside Iran, including parts of army, clergy, elites and conservative politicians, जिन्हें मोज़देक की डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, ये उनके और CIA के प्लान के थ्रू हुआ। They influenced these groups and they helped the coup succeed. अब आते हैं नए लीडर, शाह। Yes, रेजा शाह was back, उन्हें वापस लाया जाता है और भी ज्यादा पावर के साथ। कैसे? कूप के बाद शाह सिर्फ किंग नहीं रहे, वो डिसीजन मेकर बन गए थे। अब किसी को हटाकर वापस से उसको लेकर आओ तो जाहिर सी बात है उनके डिमांड्स भी बढ़ेंगे,
उनका पावर भी बढ़ेगा। तो क्योंकि पार्लियामेंट वीक हो गया, ऑपोजिशन क्रश कर दिया गया, एंड विथ यूएस मिलिट्री प्लस इंटेलिजेंस सपोर्ट शाह बिकेम डिपेंडेंट ऑन यूएस बैकिंग। तो ये मूवमेंट जो था ये पूरे ईरान के लिए काफी लाइफ चेंजिंग था। यहां से ईरानियन पब्लिक के दिमाग में बैठ गया कि अमेरिका पार्टनर नहीं मैनिपुलेटर है। हर कंट्री के हिस्ट्री में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, ईरान की हिस्ट्री में ये वो मोमेंट था। तो हिस्ट्री, फ्रेंडशिप, कूप, ऑयल, मैनिपुलेशन, डन। अब नेक्स्ट चैप्टर 4। सो हाउ वाज शाह दिस टाइम? एक्चुअली हिज फ्रेंडशिप केम विद अ कॉस्ट दिस टाइम। फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान बन गया था उस पूरे रीजन के स्टेबिलिटी का मेन पिलर। कैसे? ऐसे कि ईरान यूएस से वेपन्स खरीदता था, कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, रीजन में यूएस का एंकर था, और ईरानियंस के लिए इसका मतलब था पॉलिटिकल रिप्रेशन, मतलब ऑपोजिशन लीडर्स जेल में, प्रोटेस्ट को फोर्स से दबाया जा रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, मतलब एलीट जो थे वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी रहे थे और कॉमन ईरानियंस महंगाई और एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे। और धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनता जा रहा था कल्चरल एलियनेशन, मतलब वेस्टर्न कल्चर फोर्सफुली पुश हो रहा था, रिलीजियस और ट्रेडिशनल सोसाइटी को इग्नोर किया जा रहा था। तो यूएस ने ईरान के लोगों में इन्वेस्ट नहीं किया, यूएस ने सिर्फ शाह में इन्वेस्ट किया था। सो व्हेन शाह फेल, यूएस का पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर 5, दैट इज 1979 द इस्लामिक रेवोल्यूशन। आई सेड कल्चर इंपैक्ट हुआ था। सी, कंट्रीज हिस्टोरिकली पॉलिटिकल फॉल मैनेज कर लेती हैं, लेकिन कल्चरल थ्रेट या फॉल सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, तो फिर कल्चर के नाम पर थ्रेट के नाम पर हो रहे एंगर कई बार सही गलत कंजर्वेटिज्म सब सामान लग जाता है। इन सब के बीच 1977 टू 79 के बीच प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, रिलीजियस लीडर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब साथ आ गए। शाह वीक ही नहीं, आइसोलेटेड भी हो चुके थे बाय दिस टाइम। तो आर्मी का जो मोरल था वो टूट चुका था, पब्लिक एंगर एक लिमिट क्रॉस कर गई थी, और यहां राइज होता है एक कल्चरल लीडर की। हु इज दैट कल्चरल लीडर? खेमनी, आयोतल्ला रूहल्ला खेमनी। तो ही बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। 1979 ईरान रियल में एक्सप्लोड कर जाता है, शाह भाग जाते हैं ईरान से, एंड नाउ दिस वाज नॉट जस्ट अ रिजीम चेंज, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल चेंज। ये काफी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि अब ईरान खुद को डिफाइन करने लगा था एज एंटी इंपीरियल, एंटी अमेरिकन एंड एंटी इजराइल टू। अब डेट 4 November 1979, duration 444 days, which ended on 20th January 1981. Which means this happened just months after the Islamic Revolution succeeded. तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक स्ट्रॉन्ग फियर था कि अमेरिका फिर से कूप करवा सकता है। एज इन पैटर्न को समझिए, कहने का मतलब है कि नंबर 1 शाह को हो जाता है कैंसर और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं अमेरिका। ईरानियंस को लगता है कि अमेरिका शाह को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसी बात के वजह से नंबर 2 ईरानियन रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं। ये स्टूडेंट्स वो थे जो खेमनी के सपोर्टर्स थे। इन लोगों ने तेहरान के यूएस एम्बेसी को स्टॉर्म किया। एम्बेसी को सिंबल मान लिया गया कि यहीं पर कूप की प्लानिंग होती है। सो 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को कैप्चर किया गया। इनको होस्टेज बनाकर दे वर केप्ट फॉर 444 डेज। बट व्हाई द यूएस एम्बेसी स्पेसिफिकली? सी, ईरानियंस के लिए यूएस एम्बेसी सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, वो उनके दिमाग में फॉरेन कंट्रोल का सेंटर भी था, बिकॉज 1953 कूप वाज लिंक्ड टू फॉरेन एम्बेसीज, सीआईए एक्टिविटीज, ये सब एक साथ एसोसिएटेड थे लाइक विथ अ डिप्लोमैटिक कवर। सो एम्बेसी इज इक्वल्स टू सिंबल एंड नॉट जस्ट द टारगेट्स। अमेरिका क्या फील कर रहा होगा इसके बाद? दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था कि उनके डिप्लोमैट्स को पब्लिकली होस्टेज बना लिया गया, एंड एज अ रिजल्ट ईरान को हॉस्टाइल का लेबल दे दिया गया। डिप्लोमैटिक टाइज टूट गए, सैंक्शंस की शुरुआत हुई, एंड द ट्रस्ट परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। बट नाउ व्हाट डिड इट मीन फॉर इरानियंस? इरानियंस के लिए ये जस्टिस नहीं था, इट वॉज जस्ट अ सिंबॉलिक रिवेंज फॉर देम। किस बात का रिवेंज? रिवेंज फॉर 1953 कूप, यूएस का शाह को सपोर्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगेन इसे एक्सप्लेनेशन समझा गया, नॉट जस्टिफिकेशन। और ये होस्टेज क्राइसिस कोई रैंडम वायलेंस ना होकर एक पॉलिटिकल मैसेज बन गया कि कहीं एक और फॉरेन टेक ओवर ना हो जाए। अब moving on to chapter 6, 1980 to 1990s. From here, the conflict becomes structural. It became structural. US wanted order, allies, predictable regimes. Iran wanted autonomy, removal of US influence, regional respect. तो यहाँ ईरान अडॉप्ट करता है asymmetric strategy. ये शुरू होता है with number of factors. Number 1, non-state actors को support करना, proxy warfare करवाना,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विदाउट डायरेक्ट वॉर, इन सब का मतलब है हिजबुल्ला, जो कि एक ईरान बैक्ड आर्म्ड ग्रुप है जो इजराइल के बॉर्डर पे एक्टिव है। इसका प्रेजेंस लेबनान में भी है। फिर शिया मिलिशियाज इराक में, यूथीज इन येमेन। तो ईरान खुद फाइट नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस करता है। और यूएस ने इस पे रिस्पॉन्ड किया विद सैंक्शंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स, देन बैंकिंग, ट्रेड एंड आइसोलेशन फ्रॉम वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम। ईरान को आइसोलेट कर दिया गया फ्रॉम द वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम, उस पर प्रेशर बनाया गया थ्रू इकोनॉमी, देन डिप्लोमेसी, मिलिट्री की डेटरेंस, और इस तरह दोनों कंट्रीज का एक दूसरे पे ट्रस्ट जीरो। अच्छा, ये इजराइल यहां पे कहां से आया है? तो अब आता है चैप्टर नेक्स्ट, दैट इज इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया नो, दे आर एम्पलीफायर्स। ये ओरिजिन नहीं है ईरान और यूएस के वॉर के, ये क्या है? ये एम्पलीफायर्स है, आग में घी डालने का काम करते हैं। Yes, so Israel matters. Israel sees Iran as an existential threat because of Hezbollah. We just discussed Hezbollah, Israel border पे active है। दूसरा, because of Iran's missile capabilities. Third, nuclear potential. बहुत ऑब्वियस है ना कि इजराइल को स्ट्रेटेजिकली सबसे पहले सपोर्ट किस कंट्री ने किया है अगेंस्ट ईरान? ब्लाइंडली यूएस। अच्छा, सऊदी अरेबिया ऑल्सो मैटर्स हियर, क्योंकि सऊदी और ईरान की राइवलरी भी एक रोल प्ले करती है। सऊदी और इजराइल ने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ईरान को यूएस के और भी ज्यादा उसका दुश्मन बना दिया है। सऊदी ईरान को रीजनल राइवल मानता है, क्योंकि सऊदी वांट्स टू बी द एंकर ऑफ मिडिल ईस्ट। यूएस और सऊदी एक सिक्योरिटी पार्टनर है, तो सऊदी क्या करेगा? राइट, आग में घी डालेगा, इसलिए एम्पलीफायर, प्रेशर मल्टीप्लायर, बट नॉट द रूट कॉज दो। सो इट्स ऑल अबाउट पावर, ऑयल, रीजनल लीडरशिप मिडिल ईस्ट रीजन में। बट क्रूशियली देखें तो इजराइल एंड सऊदी अरेबिया डिड नॉट क्रिएट यूएस ईरान हॉस्टिलिटी, और इजराइल का भी वही है, इजराइल गेट सपोर्ट फ्रॉम यूएस। सो सऊदी एंड इजराइल, दे इंटेंसिफाई द कॉन्फ्लिक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू चैप्टर 8, द न्यूक्लियर क्वेश्चन। वो जो एक फियर है ना कि ईरान अनटचेबल है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। सबसे ज्यादा औसम बात ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट बिगैन विथ यूएस असिस्टेंस, वो शुरू ही हुआ था यूएस के असिस्टेंस से। ये जो न्यूक्लियर ईरान का फियर है, इसे बनाने वाला भी यूएस ही है। यूएस को ना मोस्टली खुद के बोए हुए बीज का फल मिलता है शुरू से, जैसे पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, वही बात है। सो ईरान को यूएस से न्यूक्लियर असिस्टेंस मिला, और फिर बाद में ये बन गया यूएस के लिए एक मेजर कंसर्न। यूएस का फियर सिर्फ बॉम्ब नहीं रहा है, यूएस का फियर है ईरान अब सुनेगा ही नहीं। ये प्रेशर से यूज टू हो चुका है, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री है, और ये इधर 2025 टू 2026 में ईरान के रिस्पॉन्स से भी बहुत ज्यादा क्लियर है। वैसे 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया, जिसमें यूएस, यूरोप, रशिया, चाइना और ईरान थे। इसका गोल था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो करेगा, सैंक्शन से रिलीफ मिलेगा, वॉर रिस्क कम होगा। यूएस और ईरान न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन को ध्यान में रखकर ये चीज बनाई गई थी, लगा कि शायद एस्केलेशन कम हो जाए। एंड आप यूजुअली देखेंगे N5 कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो N5 कंट्रीज हमेशा इनसिक्योर हो जाती हैं, विच इज वेरी वेरी पार्शियल एंड वेरी वेरी हिपोक्रेटिक एट द सेम टाइम। तो ये लोग को डर ही ना रहे, ये ऐसा चाहते हैं। खैर, अब यहां जब यूएस ने 2018 में इस डील से एग्जिट किया, तब फिर से ट्रस्ट कोलैप्स हुआ, एनरिचमेंट रिज्यूम हुई, कन्फ्रंटेशन रिटर्न हुआ, क्योंकि यहां जियोपॉलिटिक्स में मॉरल्स नहीं देखा जाता। इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, इट्स ऑल अबाउट लेवरेज। सो पर्शिया से लेकर फ्रेंडशिप, then manipulation, then coup, then revenge, then Islamic revolution, then nuclear, then oil, then conflict, then this JCPOA to 2018 again exit. So trust broke, and now the final chapter, chapter 9. ग्रे जोन वॉरफेयर 2019 टू प्रेजेंट। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे ईरान डायरेक्ट वॉर अवॉइड करता है वाया प्रॉक्सीज, मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर ऑपरेशंस, एंड यूएस भी फुल इन्वेजन अवॉइड करता है थ्रू डेटरेंस, थ्रू सैंक्शंस, थ्रू टारगेटेड स्ट्राइक्स। सो दिस इज मोर ओवर अ मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट, ना पीस ही है कंप्लीटली और ना ही वॉर है। And the last question, does the US hate Iran? The answer is moreover no, because Iran is a regional power जो कि US के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रॉब्लम है, this is the main problem, and it's willing to absorb pain using long term strategy। ईरान ना US के चैलेंज को थ्रेटन करता है एक्चुअली। So that is the Middle East the challenge of US is that Middle East must operate under US leadership। इस बात को ईरान थ्रेट करता है। So this is the real conflict, and therefore the future seems to hold 3 realistic paths. Number 1, continued hostility without war. Number 2, proxy escalation. Number 3, temporary deals, no trust. और क्या नहीं होगा? फ्रेंडशिप नहीं होगी, easy reconciliation नहीं होगा। तो the US-Iran conflict is not about religion. It's not even about Israel. It's not even about oil. It's about who controls the order in the Middle East and who refuses to be controlled.
किसका ऑर्डर चलेगा मिडिल ईस्ट में और कौन ऑर्डर नहीं मानता है, ये इस बात की लड़ाई है। आई होप आपको पूरी कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गई हो। फॉर एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट सच जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड एज हिस्ट्री, प्लीज फॉलो बियॉन्ड द बुलेटिन।